उम्मीद बनती है कि हम लोग एक फास्टेस्ट ग्रोइंग, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आईएमएफ का डेटा पढ़ भी रहा था, जिसमें तमाम उन कंट्रीज़ का जिक्र किया गया जो फास्टेस्ट हैं, तो हिंदुस्तान उनमें से एक है जो सबसे तेज़ ग्रोथ लेके चल रहा है। पंकज जी, लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा ही रहता है कि ये जो आपने कहा एक विलन है क्रूड, ये हमेशा हम लोगों को परेशान करता रहता है, ऊपर नीचे होता। आजकल तो बड़ा अच्छा है कि एकदम नीचे चला गया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे अमेरिका में ब्याज दरें लगातार बढ़ती रहती हैं, तो हम न चाहते हुए भी मजबूरी में हमको अपनी करेंसी को मैनेज करने के लिए या फ्लो को मैनेज करने के लिए वो कदम उठाने पड़ते हैं। तो क्या ये एक हमारे लिए स्पॉइलर हो सकता है, ये हमको शॉर्ट टर्म की एक दिक्कत ये बनी रहेगी अगले साल 6 महीने तक? और दूसरा इससे जुड़ा सवाल है कि क्रूड जो है, जिस तरीके से दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ा हुआ है, आपको लगता है कि 100 के नीचे रहेगा ये? बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है नीरज जी आपने। तो ये पूरे जो सेटअप है आज के दिन, मैक्रो सेटअप, जहां पर इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, एक बड़ा जोकर इन द पैक आज के दिन क्रूड ही है। और हम सब जानते हैं कि 70 से 80% हमारी एनर्जी नीड्स क्रूड की इंपोर्ट होती है, और इसके दाम के बढ़ने से ये हमारे करंट अकाउंट पर, फिस्कल डेफिसिट पर और इनफैक्ट करेंसी पर दबाव डालता है। सो क्लियरली आज के दिन जो हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि ऑन एवरेज दिस ईयर और अगले साल 100 से $110 के बीच में कच्चे तेल का दाम रहेगा, और उसी पर हमारा सारा निर्णय और डिसीजन हो रहा है। अगर ये कोई भी जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण या सप्लाई शॉक के कारण अगर हम इसमें एक बड़ी तेजी देखते हैं और 150 पौने $200 के आसपास आ जाए, तो एक बार के लिए कहीं ना कहीं हमें धक्का लगेगा और ये स्टोरी में कहीं ना कहीं सेटबैक होगी। बट लॉन्गर टर्म अगर हम देखें तो ओवरऑल कच्चे तेल की ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड्स है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे जैसे अलग रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे सामने आएंगे, लोग अपने आप को फॉसिल फ्यूल से अलग करेंगे। बट इन द शॉर्ट टर्म डिमांड सप्लाई, आपने सही बोला, बहुत टाइट है। कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल के कारण सप्लाई साइड में प्रेशर है, और डिमांड कोविड के बाद नॉर्मलाइज हो रही है, चाहे वो ऑटोमोबाइल की डिमांड हो या एविएशन की डिमांड हो, दो जो सेक्टर कच्चे तेल को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और इसके कारण कहीं ना कहीं भाव एकदम स्टेबल और स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मीडियम टर्म में ये एक सबसे बड़ा रिस्क है, जोकर इन द पैक है, और हमें इसे क्लियरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। पंकज जी, पिछले एक साल या 14-15 महीने में ले लीजिए तो लगभग 3 लाख करोड़ की बिकवाली एफपीआईज ने की, और पिछले एक महीने में आप देखिए तो करीब 20,000 करोड़ की बाइंग उन्होंने करी। तो इसको हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई वो रुख पलट गया है, अब वो बाइंग पे उतर आए हैं। लेकिन इसके बीच में एक इंटरप्रिटेशन है जो आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि जब 3 लाख करोड़ उन्होंने बेचा तो मार्केट ने गोता लगाया, एकदम बॉटम पे पहुँच गया था वो, और मात्र 20,000 करोड़ की खरीदारी की और हम लोग एकदम लाइफ हाई से 500-600 पॉइंट ही दूर रहे हैं। इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए? इसको अच्छा माना जाए या बुरा माना जाए? नीरज जी, एक मेरे 20 साल के करियर में जो सबसे बड़ा चेंज देख रहा हूँ कि डोमेस्टिक निवेशकों को इस बार जो इंडिया पर कॉन्फिडेंस है, इक्विटी मार्केट पर कॉन्फिडेंस है, वो क्लियरली झलक के आ रहा है। हमने 2002 से 2022 तक करीबन $450 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया, और हमारे इक्विटी को बेच के हमने गोल्ड में निवेश किया, और उसका हमने देखा कि रिटर्न्स कुछ भी नहीं है, और एक्चुअली इक्विटी मार्केट का हमने जो 19 या 20% शेयर होल्डिंग विदेशी मित्रों को दे दिया। अब डोमेस्टिक घरेलू इन्वेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट एसेट क्लास है वेल्थ क्रिएशन के लिए, और पहली बार हुआ है कि गोरे करीबन $33 बिलियन का माल बेच गए, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़, और मार्केट खाली 17-18% नीचे था ओवरऑल, और $3.5 बिलियन उन्होंने जब लेने की कोशिश की, मार्केट 18% ऊपर आ गया। तो ये दिखाता है कि इस बार डोमेस्टिक और घरेलू निवेशकों ने कितने मैच्योरली बिहेव किया है, और ये डोमेस्टिक सेविंग्स एक सुनामी और एक फोर्स की तरह आई है, जिन्होंने एक काउंटर अटैक किया है। और हमारे हिसाब से अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो डोमेस्टिक्स के पास करीबन 3.5 लाख करोड़ का एम्युनिशन एनुअलाइज्ड है। 12,000 करोड़ का सिप बुक है, तो उसको आप 12 से गुना करें तो 1.5 लाख करोड़ वो होता है।
बैलेंस एडवांटेज फंड्स करीबन 2 लाख करोड़ की कैटेगरी हो गई है। ऑन एवरेज 30% उनके आज अंडरवेट इक्विटी है। तो अगर हम देखें तो 60,000 करोड़ वहां से। ईपीएफओ नॉर्मली 1 लाख करोड़ निवेश करता है मार्केट में हर साल, तो करीबन लाख करोड़ वहां से आ गया। प्लस इंश्योरेंस, पीएमएस, एआईएफ मिला के सब कुछ करीबन 3.5 लाख का एम्युनेशन है हमारे पास, जो हमने देखा इस बार हमने काउंटर किया और ये एक बड़ा फोर्स बन गया है। जस्ट आपको एक एनेक्डोट देता हूं। एक विश्व के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट ने लास्ट वीक अपने मंथली कॉल किया। प्रेजेंटेशन के बाद 10 या 11 क्वेश्चन हुए, उसमें से अधिकतर क्वेश्चन इंडिया के ऊपर किया गया कि हम कैसे पोजीशन करें, क्या करें, ये डोमेस्टिक वाले कब जाएंगे, कब आएंगे, क्या लगता है आपको। तो सारे विदेशी निवेशक बहुत बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट ऑफ द ईयर में चाइना खरीदा, इंडिया बेचा और आज उनकी डबल वैमी हो गई है। चाइना एक साल में 35% नेगेटिव रिटर्न है डॉलर टर्म्स में, इंडियन मार्केट 4% पॉजिटिव रिटर्न है डॉलर टर्म्स में, और उनकी डबल वैमी हुई है। सो आने वाला समय हमें लग रहा है कि विदेशी मित्र इंडिया को काफी पॉजिटिवली देख रहे हैं। खाली वैल्यूएशन है जो उन्हें पीछे रखा हुआ है। अगर थोड़ा भी टाइम करेक्शन या एब्सोल्यूट प्राइस करेक्शन होता है, ये मुझे हाई कन्विक्शन है कि विदेशी मित्र इंडिया को इग्नोर ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। अच्छी चीज तो महंगी में लेनी पड़ेगी इस बार।